कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग बायोलॉजी का यानी कि चैप्टर लेकर के चल रहे थे। यानी कि आज ये आपका तीसरा दिन का क्लास है, यानी पार्ट 3 आपका मिलता है। तो बिल्कुल पार्ट 3 जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं और आज हम लोग पार्ट 3 में जो पढ़ने वाले हैं, इसमें बिल्कुल श्वसन से रिलेटेड हम लोग पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्लियर करेंगे। यानी जैव प्रक्रम के ही अंतर्गत आते हैं श्वसन, और श्वसन के अंतर्गत यानी श्वसन के बारे में हम लोग श्वसन से होने वाले जितने बात रहेंगे वो सारे के सारे हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और चलिए इसको देखते चलेंगे। और ये बायोलॉजी का एक ही चैप्टर में यानी जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आते हैं श्वसन, और श्वसन के बारे में हम लोग जानेंगे जो क्लास 10th का चीज है ना। तो इसमें पूरे के पूरे थ्योरी है। पहले ही हम लोग जो कर चुके थे वो हम लोग जो शुरुआत पोषण के बारे में पढ़ चुके थे। पोषण के साथ साथ हम लोगों ने यानी कि हमारे जो पाचन शक्ति है, पाचन क्रिया होता है, तो पाचन तंत्र के बारे में हम लोगों ने पूरा दूसरा जो पार्ट में डिस्कशन किए। पहला पार्ट में पोषण और दूसरे पार्ट में हम लोग क्या चीज है यानी पाचन तंत्र के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग जो पार्ट 3 है इसमें हम लोग श्वसन के बारे में डिस्कस करेंगे और श्वसन के बारे में पूरी तरह से क्लियर करेंगे। चलिए कुछ जो है थे पाचन तंत्र में इसमें कुछ बच गए थे। जो 5वां नंबर जो था बड़ी आंत के बारे में, छोटी आंत के बारे में आप लोगों को कुछ बताए थे कि छोटी आंत जो है जिसकी लंबाई मानवों में ये लगभग 6 फीट की सॉरी ये 20 फीट के बराबर यानी कि 20 फीट या 6 मीटर के आसपास कह सकते हैं कि लगभग 6 मीटर के आसपास में इसकी लंबाई होती है छोटी आंत की, है ना। और अगर पूरी बात करें पाचन तंत्र के तो ये 10 मीटर का होता है। पूरे पाचन तंत्र जो होता है 10 मीटर का होता है। शाकाहारी में इसका लंबाई ज्यादा होता है और मांसाहारी में इसका लंबाई छोटा होता है। किसका? छोटी आंत का। उसके बाद हम लोग बड़ी आंत की अगर बात करें तो बड़ी आंत के बारे में जानेंगे जिसको हम लोग कहते हैं लार्ज इनेटेंसिन, है ना। तो इनेटेंस अगर बात करते हैं इसमें तो इसमें बिना पचा हुआ जो भोजन होता है उसको छोटी आंत से, शुद्रांश मतलब छोटी आंत आंत होता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि छोटी आंत से वृद्धांश मतलब बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। छोटी आंत से बिना पचा हुआ भोजन को बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। और जहाँ जल का अवशोषण कर लिया जाता है यानी कि मल को और जल को दोनों को इसमें से अवशोषण यानी कि अलग कर लिया जाता है, यानी अवशोषण कर लेता है। कहता उसके बाद कि अवशोषण जब होता है तब चूंकि बृहद मतलब बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, क्योंकि बड़ी आंत है जो जल का अवशोषण के लिए ही प्रसिद्ध है, यानी कि जल का अवशोषण ही करता है, पाचन इसमें नहीं होता है, सिर्फ अवशोषण होता है, अलग अलग बांटता है। तो अवशोषण होता है और यही कारण है कि समय पर शौच अगर कोई व्यक्ति ना जाए यानी कि जल का अवशोषण जो बड़ी आंत में रहेगा, कोई भी भोज्य पदार्थ रहता है या मल मूत्र होता है तो बड़ी आंत में जितना समय तक रहेगा उतना ये सूखता है, तो ये सूखने का काम करता है। और अगर आप समय पर शौच नहीं जाते हैं तो समय पर शौच नहीं जाने पर वो मल होता है वो सूख जाता है। मल है जो क्या हो जाता है? सूख जाता है, जिससे कब्ज का बीमारी यानी कि शिकायत आना शुरू होता है। कब्ज के उत्पन्न हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगता है, कब्ज होने लगते हैं। ये हमारी बात था। आगे अगर इसी के बारे में अगर जाने तो हम लोग जानेंगे छठा पार्ट जो आपका गुद्दा होता है। और गुद्दा को हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं ये आपका गुद्दा द्वार है। इसी को हम लोग अगर नॉर्मल भाषा में अगर जाने तो मल द्वार इसी को कहते हैं। गुद्दा को ही क्या कहते हैं? मल द्वार या अनुस कहते हैं। अब बृहद यानी कि बड़ी आंत में जल का अवशोषण कर लिया जाता है और करने के बाद में ये अन्य पदार्थ जो बच जाते हैं मल यानी कि उसको यानी कि गुद्दा के द्वारा यानी कि गुद्दा जो होते हैं जिसको मल द्वार कहते हैं, मल द्वार के द्वारा शरीर से क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। और इसी वाज्य पदार्थ को यानी कि बेकार वेस्ट पदार्थ जो होते हैं यानी बेकार पदार्थ को वेस्ट मटेरियल को बहिर्क्षेपण यानी कि बहिर्क्षेपण मतलब शरीर से बाहर निकालने वाले क्षेपण को हम लोग बहिर्क्षेपण कहते हैं। तो शरीर से बाहर यानी एग्जिट कर दिया जाता है यानी कि बाहर निकाल दिया जाता है। और गुद्दा जो होता है अवरोधनी होता है, यानी बिल्कुल याद रखेंगे ये हमारे जो शरीर के जो वेस्ट पदार्थ जो निकलने वाला उत्सर्जी पदार्थ होता है, यहाँ पर ये वाला जो भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? ये बिल्कुल ऐसा गेट की तरह होता है। क्या होता है? ये द्वार है, द्वार पर बिल्कुल गेट की तरह होता है ना, जिसको अवरोधनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवरोधनी। इसके द्वारा ये नियंत्रित कर जाता है, यानी कि जैसे मल जब नीचे गिर जाता है, गिरने के बाद में ये बिल्कुल सट जाते हैं, यानी अवरोध यानी कि रोक लिया जाता है, रुकावट हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है ये मल द्वार, है ना। तो इस तरह से हमारा शरीर के अंदर जो होता है गुद्दा द्वार ये आपको इस प्रकार से काम करता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो सबसे शुरुआत वाला जो चैप्टर हम लोग जो बात किए कि हम लोग इस एक्सरसाइज में श्वसन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेंगे और ये जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही पहला भाग आपका
आपका पोषण, दूसरा भाग में आता है आपका श्वसन। तो श्वसन के बारे में हम लोग बात करेंगे। श्वसन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं। श्वसन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन, यानी सांस लेने को और छोड़ने की प्रक्रिया जो होता है उसको हम लोग श्वास कहेंगे। ये सारी बात हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। साथ में इसका अगला पार्ट जो आपका आने वाला है वो आपका हार्ट यानी कि हृदय से रिलेटेड जितनी बात रहेगा, परिवहन जो हम लोग कहते हैं, जिसको परिवहन यानी हृदय में वायु का परिवहन, साथ में रक्त का परिवहन होता है, ये सारे बात हमारे शरीर के अंदर की बात हम लोग उसमें क्लियर करेंगे। यहाँ पर इतना जानेंगे कि हम लोग श्वसन से रिलेटेड जितनी बात है वो आपको क्लियर करेंगे, जिसमें कहता है कि जीव जंतुओं की कोशिकाओं में, जीव है जो जंतुओं की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का जैविक ऑक्सीकरण होने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे कि हम लोग जीव जंतु हैं, जीव जंतुओं के कोशिकाओं में, जीव जंतु के जितने सारे कोशिका है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कोशिका जो क्या करता है, ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में भोजन का जैविक ऑक्सीकरण होता है। यानी भोजन जो होता है, हम लोग खाना खाते हैं, उस भोजन को जैविक क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, यानी कि अपघटित होता है, यानी टूटता है। भोजन जो हमारा जो टूट फूट करके मेही जब पिसाता है और पिसा करके उसमें से जो ऊर्जा प्राप्त होता है, निकलता है, वो ऑक्सीजन के कारण ही होता है। तो वही कहता है कि जैविक ऑक्सीकरण होने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। कहता है कि इसमें श्वसन जो है ग्लूकोज को तोड़ देता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो श्वसन, जो श्वास हमारा अंदर जाता है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन जो है ये ग्लूकोज को क्या करता है? तोड़ देता है, और ग्लूकोज को तोड़ करके CO2 और H2O और ऊर्जा में निकालता है। यानी कि CO2 जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि जल, और ऊर्जा जिसको हम लोग उष्मा बोलते हैं, उष्मा में ये निकलती है। और यही कारण है कि मृत यानी कि मरे हुए व्यक्ति का शरीर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। जिंदा रहते हैं तब इस श्वसन का क्रिया होगा, सांस हम लोग लेंगे तो हमारा शरीर गर्म होता है, लेकिन जो व्यक्ति मर जाता है, सांस लेना बंद कर देता है, उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि वह सांस नहीं लेता है। और यही इसका वजह है। अगर इसकी बात, अगर श्वसन लेने की या सांस लेने की अगर हम लोग बात पूरी तरह से जाने, ठीक है, सांस लेते हैं तब हमारा क्या बनता है? C6H12O6 जो है, ये आपका हमारा जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है। ये ग्लूकोज है जो ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है? अभिक्रिया करता है, तब जाकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमारा देता है, और साथ में उष्मा यानी कि ऊर्जा प्रदान हमें करता है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारे जो पूरी तरह से ये ऑक्सीजन का यानी कि श्वसन का जो क्रिया होता है वो सारी चीज को दर्शाता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो इसी में जानेंगे कि श्वसन को दो तरह से होता है। श्वसन दो प्रकार का होता है, दो तरह के होता है श्वसन। किसी भी जीव हो, यानी कि मानव, ऐसा नहीं कि मानव में एक कोई भी, कई सारे जीव होते हैं, तो जितने सारे सजीव है उन सभी सजीवों में दो प्रकार से श्वसन होता है। कितने प्रकार से श्वसन होते हैं? दो प्रकार के श्वसन होते हैं। एक होते हैं बाह्य श्वसन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोलते हैं, और एक होता है आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन मतलब अंदर की ओर से, है ना, जिसको सेलुलर रिस्पायरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। और ये होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अब एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जो होता है, जिसमें हम लोग बाह्य श्वसन, और इसको क्या बोलेंगे? आंतरिक श्वसन। अब बाह्य श्वसन मतलब बाहर की ओर से हम लोग बाहर से कुछ लिए और लेकर के छोड़ दिए, तो उसको हम लोग बाह्य श्वसन कहेंगे। आंतरिक श्वसन मतलब अंदर में होता है। अब ये क्या होता है? देखिए, इसको हम जो बाह्य श्वसन होता है इसी को नॉर्मल भाषा में श्वसन कहते हैं, और आंतरिक श्वसन को हम लोग कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यानी कि हमारे जो कोशिकाएं होते हैं, तो कोशिकाओं के अंदर भी क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, कई सारे छिद्र होते हैं, और कोशिका के छिद्र जो होता है वो श्वास करता है, यानी कि ऑक्सीजन लेता है और लेकर के छोड़ता है, तो उसको हम लोग आंतरिक श्वसन कहते हैं। और हम लोग जो नाक के द्वारा, या कोई जीव ऐसे होते हैं जो ट्रैकिया के द्वारा, फेफड़े के द्वारा, गलफड़ा के द्वारा सांस लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अब श्वसन दो प्रकार के, जिसमें हम लोग जानेंगे बाह्य श्वसन आखिर किसे कहते हैं, बाह्य श्वसन आखिर होता क्या है, बाह्य श्वसन में आखिर क्या क्या चीज होता है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में आप ये जानेंगे कि प्राणी और वातावरण के बीच में, प्राणी और वातावरण यानी प्राणी और वातावरण मतलब वायुमंडल, जीव और वायुमंडल के बीच में, दोनों के बीच में
गैसों का आदान प्रदान होता है। बिल्कुल याद रखें, गैसों का यानी ऑक्सीजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन O2 जिसको बोले, ऑक्सीजन गैस और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। अब कोई कोई के दिमाग में आएगा सर जी ऑक्सीजन गैस तो हम लोग लेते हैं, CO2 कौन लेता है? तो CO2 पेड़ पौधे लेते हैं। कौन लेते हैं? पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और यही लेन देन आदान प्रदान मतलब लेन देन होता है। यानी कि मान लीजिए हम लोग ऑक्सीजन लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, यानी वायुमंडल से ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, यानी कि लेने देने का काम होता है। इसी को लेन देन कहते हैं या आदान प्रदान करते हैं। और पेड़ पौधे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो वो उनका भी आदान प्रदान हो गया। तो वही कहता है कि इसके बीच में यानी कि प्राणी और वातावरण के बीच में आसानी से गैसों का, आसान मतलब आसानी कह सकते हैं, आसानी से गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी कि अर्थात आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का शरीर में आना या कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर जाना, ये जो होता है बाह्य श्वसन के कहलाता है। यानी कि ऑक्सीजन को, बिल्कुल ऑक्सीजन को शरीर के अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर जाना, इसी को हम लोग बाह्य श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन या नॉर्मल श्वसन आप कह सकते हैं कि श्वसन कहलाता है। चूंकि इस प्रकार की श्वसन क्या होता है? फुफ्फुस यानी कि लंग्स में होता है। फुफ्फुस धमनी शिरा जो होता है तो फुफ्फुस में यानी कि लंग्स में संपन्न होती है। कौन? बाह्य श्वसन यानी कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, है ना। आगे अगर हम लोग बात करें तो ये जानेंगे इसके बारे में, तो बिल्कुल याद देखिए, ये आपको श्वासोश्वास है। क्या है? ये श्वासोश्वास है ना, श्वासोश्वास है। अब ये समझिए कि ये क्या होता है, तो श्वासोश्वास जो होता है इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि सांस को लेने और छोड़ने के क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोश्वास कहते हैं। अब इसमें दो क्रिया होता है, एक होता है निश्वास, एक होता है प्रश्वास। या निश्वास प्रश्वास को अगर बढ़िया से समझाएं तो आप कह सकते हैं इसको एक और नाम है निश्वास, मतलब शरीर मतलब वायुमंडल से ऑक्सीजन को या वायु को कह सकते हैं, वायुमंडल से हवा को यानी ऑक्सीजन को नाक के द्वारा हम लोग लेते हैं, तो सांस लेना को निश्वास कहेंगे और श्वास को छोड़ना प्रश्वास कहते हैं। प्रश्वास का एक और नाम है जिसको निश्वास कहते हैं। क्या बोलते हैं? निश्वास तो श्वास लेते हैं, एक होता है निह, मतलब नी के बाद दो पॉइंट लग जाए, यानी कि जिसको हम कहते हैं निह, मतलब ह की आकार हो जाए, जिसको कहते हैं, देखिए निह क्या लिखा हुआ है कि निश्वास, है ना। हाँ, कहता है कि एक्सपायरेशन इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। अब इंस्पायरेशन मतलब इन होता है, इन देखिए, इन मतलब अंदर आना, एक्स मतलब होता है बाहर जाना। तो बिल्कुल याद रखेंगे, एस्पायरेशन मतलब ये श्वसन हो गया और इन मतलब इन करना, यानी कि इंस्पायरेशन हम उसको बोलते हैं या निश्वासन जिसको एक्सपायरेशन उसको बोलते हैं। इस दोनों की बात अगर समझिए तो देखिए, सांस अंदर लेने की क्रिया को निश्वासन कहते हैं या कहते हैं इंस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको इंस्पायरेशन। कहता है कि इंस्पायरेशन में हम निम्नलिखित गैसों को अंदर लेते हैं। यानी इंस्पायरेशन जब हम सांस लेते हैं तब कई सारे गैसों को अंदर लेते हैं और हमारा जो लंग्स होते हैं यहाँ पर इसका छननी होता है, छाना जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को या इथेन मिथेन कोई गैस हो इन सबको बाहर कर दिया जाता है और केवल ऑक्सीजन गैस को हमें एंट्री मिलती है। और ऑक्सीजन गैस को एंट्री मिल करके वो हीमोग्लोबिन के साथ में मिलता है, यानी कि आपको ब्लड के साथ में मिलकर के वहां पर शुद्धिकरण होता है। तो ये हमारा चीज हो गया। साथ में अगर ये बात करें तो यहाँ पर आपको ये बात समझना है कि निश्वास जो होते हैं, यानी कि सांस जब बाहर निकलता है उसको निश्वास बोलेंगे, यानी एक्सपायरेशन बोलेंगे। अब जब हम सांस बाहर के ओर छोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं निश्वास, यानी कि निश्वास हो गया, या इसको कहते हैं एक्सपायरेशन। कहता है जब हम सांस को बाहर की ओर छोड़ते हैं तो उसे निश्वासन कहते हैं। क्या बोलते हैं? निश्वासन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग निश्वासन कहते हैं। यानी कि जितनी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतनी ही मात्रा में हम सांस बाहर छोड़ते हैं। यानी कि निश्वास इंस्पायरेशन जितना सांस को करेंगे, एक्सपायरेशन भी उतना ही सांस को हम लोग करते हैं, है ना। आगे अगर बात करें तो ये कहता किंतु जैसे कहता कि किंतु गैसों का अनुपात केवल बदल जाता है। जितना मान लीजिए कि 1 किलो सांस हम लिए तो 1 किलो छोड़ेंगे, यानी जितना लेंगे उतना ही छोड़ेंगे, लेकिन गैसों का अनुपात चेंज हो जाता है। जैसे अगर लेते हैं तो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, तो वही कहता है गैसों का अनुपात चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो गैसों का अनुपात चेंज होता है तो निश्वास में
निम्नलिखित गैस निकलती है। कौन कौन गैस निकलती है? यानी ऑक्सीजन आपका 17% निकलता है, ऐसा नहीं कि सांस छोड़ते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन नहीं निकलता है, ऑक्सीजन भी निकलता है जो आपका 17% निकलता है, और नाइट्रोजन आपका 78%, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो 4.6%। बिल्कुल अनुपात चेंज होता है। और जब सांस लेते हैं तो यहाँ पर समझिएगा, ऑक्सीजन जो होता है ये 21% निकलता है। ऑक्सीजन कितना परसेंट हम लोग लेते हैं? 21%, जो हमारे वायुमंडल में है। और नाइट्रोजन 78 का 78 आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% आपका है। ये हमारे पूरे वायुमंडल का आपका अनुपात दिया हुआ है, बिल्कुल याद रखेंगे। ये पूरे वायुमंडल का अनुपात है। हमारे जो धरती का वायुमंडल, जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, जो वायु से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, ये वायुमंडल में 21% आपका ऑक्सीजन गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अगर बात करें तो 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? तो 0, बिल्कुल याद रखेंगे, 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, 21% आपका ऑक्सीजन है। और अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो नाइट्रोजन है जो सबसे ज्यादा गैस है, जो कितना परसेंट है? 78%, यानी लगभग में आप 78% इसको हम कह सकते हैं। और ये हमारा क्या होगा? CO2 हो गया। तो बिल्कुल आप इतना याद रखेंगे। आगे की अगर बात करें हम लोग तो ये देखेंगे कि मानव का श्वसन मार्ग। अब हम लोग को जब सांस, मानव है, हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग कोई मार्ग, कोई रास्ता तो होगा सांस लेने के लिए, वो सारी रास्ता के बारे में आज जानकारी लेंगे कि कौन कौन पहले सांस हम लोग लेते हैं तो वो किसके द्वारा वो एंट्री करता है, उसके बाद एग्जिट कैसे करता है, और कौन कौन चीज से, कौन कौन रास्ते से, यानी कौन कौन जगह से होकर के गुजरना पड़ता है। तो इसके बारे में अगर हम लोग समझे तो देखिए, मानव के श्वसन मार्ग के बारे में अगर जाने तो देखिए, मानव में यानी कि मानव जब श्वास लेता है, श्वसन करता है, यानी जब सांस लेता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसी मार्ग को, यानी कि जिस मार्ग, यानी जिस रास्ता से ये सहायता देती है, जिस रास्ता पर गुजरती है, चलती है, उसी रास्ता को हम लोग श्वसन मार्ग कहते हैं। उसी रास्ता को क्या बोलेंगे? श्वसन मार्ग कहते हैं। आगे अगर इसके बारे में जाने तो ये जो है श्वसन मार्ग वो निम्नलिखित, यानी कि नीचे लिखे हुए हैं 7 भाग, है ना। तो ये 7 प्रकार हम लोग जानेंगे कि 7 जगह से होकर के गुजरता है सांस, यानी कि हमारा वायु है, ऑक्सीजन। अब देखिए कौन कौन। सबसे पहले अगर बात करें तो हमारा आता है बाबू नाक। जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो नाक से, या कभी कभी अगर नाक बंद कर दिया जाए तो हम लोग मुंह से भी सांस लेना शुरू करते हैं। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, अगर मुंह से हम लोग कोई काम यूज कर रहे हैं तो हमारा सांस लेने का काम नाक से बिल्कुल जारी होता है, यानी कि नाक को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है सिर्फ श्वसन करने के लिए। हाँ, अगर फ्री आप है तो कोई देखिए रात के सोया हुआ रहेगा तो नाक से नहीं बल्कि मुंह से सांस लेगा, मारेगा खटारा, एकदम इस तरह से नाक बंद कर ले है, मुंह से मार रहा है, फर फर करके घटारा मार रहा है। तो इस तरह से नाक से के छोड़ करके मुंह से भी कोई कोई सांस लेते हैं सोने के टाइम में। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो सांस लेते हैं ये क्या क्या भाग होता है। तो सबसे पहले नासा छिद्र या नासिका छिद्र बोलते हैं। नासा छिद्र, जो नाक को हम लोग बोलते हैं नासा छिद्र या नासिका बोलते हैं। अब ये नासा कपाट एक होता है। नासा कपाट किसको बोलेंगे? तो नासा, नाक के जो ऊपर वाला जो सिरा होता है ना, इसी को हम लोग नासा कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं? नासा कपाट कहते हैं। तो ये आपका हो गया। साथ में एक होता है ग्रसनी। ग्रसनी किसको बोलेंगे? ये जो नाक जो ऊपर में चढ़ के एने से जो ये हमारे जो यहाँ पर जो आता है, तो इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रसनी। और ग्रसनी हम लोग आपको बताए होंगे पाचन तंत्र में भी होता है। ग्रसनी जो भोजन खाते हैं तो ग्रसनी या इन ग्रास नली के द्वारा कहा जाता है, हमारा अमाशय में तक ले जाता है। तो वही आपका ग्रसनी है। जो एक ग्रसनी बिल्कुल अलग है ना, सांस लेने वाला जो ग्रसनी है और एक ग्रसनी, दोनों में बिल्कुल फर्क है। दोनों एक ही जगह जाकर के मिलता तो है लेकिन दोनों अलग है। एक होता है बाबू जिसको हम लोग कहते हैं लैरिक्स, लैरिंग्स बोलते हैं, जिसको स्वर तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर तंत्र। अब स्वर तंत्र देखिए नाम से पता चल रहा है, स्वर तंत्र। स्वर माने आवाज और तंत्र माने मशीन कह सकते हैं या कोई अथी कहिए, यंत्र कहिए। तो देखिए तंत्र, यंत्र यानी स्वर, यानी कि यहाँ पर बोलने वाला तंत्र होता है। जो यहाँ पर दिखिएगा, कोई भी आप लेडीज में तो नहीं दिखिएगा, जेंट्स में दिखिएगा, यहाँ पर उठा हुआ भाग रहता है। तो उठा वाला भाग जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं लैरिंस। क्या बोलते हैं? लैरिंस, यानी कि स्वर तंत्र बोलते हैं। जो आपका आवाज को खूबसूरत
हो, ये बदबूदार हो, भैंसा की तरह हो, या आप डायरेक्टली बकरी की तरह बोल सकते हैं, या किस तरह से बोल सकते हैं सुंदर आवाज में, बच्चे की तरह आवाज में, लेडीज की आवाज में बोल सकते। आपको पता नहीं कि लेडीज की आवाज बहुत मधुर मानी जाती है, और हम लोग को जेंट्स का जो आवाज है वो बिल्कुल भैंसा रावण की आवाज की तरह बिल्कुल हम खराटेदार एकदम, है ना, फटलबाज की तरह आवाज होता है। तो ये आपका स्वर तंत्र पर निर्भर करता है कि आपका कैसा है। कोई कोई देखिए जेंट्स में भी लेडीज की आवाज वो निकाल लेता है, तो ऐसा होता है। तो इसके वजह से क्या है, लैरिंग्स है। आगे अगर बात करें तो श्वास नली, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ट्रेचिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको ट्रेचिया बोलते हैं। और ये श्वास नली है, यानी कि श्वास नली, यानी कि यहाँ से जो नीचे वाला जो नली जाता है, जो सांस लेकर के जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, श्वास नली बोलेंगे। और ये आपका फेफड़ा आता है, जो डायरेक्टली हमारा इस सीना में चल जाता है ना, तो यहाँ पर आपका फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, और फिर उसके अंदर एक कोष्ठक बना, यानी 4 भाग में वो बटा हुआ रहता है, उसी को हम लोग वायु कोष्ठक कहते हैं। क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक। ये जो हमारा हृदय हो गया, हृदय 4 भाग में बटा हुआ, 4 देश में बटा, 4 कक्ष में बटा हुआ होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक, यानी कि वायु कक्ष बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये सारे सातों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो एक एक बात को बिल्कुल समझेंगे, तब जाकर के हमें पता चलेगा कि सांस हम लोग आखिर लेते हैं तो कहाँ से होकर के इसको गुजरना पड़ता है, और तब जाकर के हम लोग को बाहर ये निकल जाता है। वैसे हम लोग लगते हैं सांस जब लेते हैं तो लिए और तुरंत छोड़ देते हैं, पता नहीं चलता कि अंदर गया तो अंदर जबो किया कि नहीं गया, तुरंत लिए और तुरंत बाहर आ गया, यानी पता नहीं चलता कि हमारा सांस जो है लिए तो वो अंदर जाकर के वो कोई क्रिया किया कि ना किया, तुरंत तो बाहर आ गया, गया और बाहर आ गया, बस छू के बाहर आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, ये जाता है तो किस किस प्रक्रिया से होकर के गुजर करके और तब जाकर के बाहर निकलता है, वो सारी बात हम लोग समझेंगे। अब शुरुआत अगर करें तो हम लोग नासा छिद्र को बोलते हैं, या नासिका छिद्र इसी को बोलते हैं, जिसको नसल कैविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, इसको बोलेंगे तो नसल कैविटी बोलेंगे। अब इसको बात अगर पूरी तरह से समझे तो ये हम लोग समझेंगे कि नासा छिद्र, यहाँ पर छिद्र लिखा हुआ, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर छिद्र लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, छिद्र, है ना, छिद्रो, बिल्कुल याद रखिएगा। कहता कि नासा छिद्र, यानी कि नासा जो छिद्र है, तो नासा छिद्रों में वायु प्रवेश करती है। वायु मतलब हवा, ऑक्सीजन प्रवेश करती है। नासा छिद्रों में कौन प्रवेश करता है, वायु प्रवेश करती है। और नासा छिद्रों के भीतर रोम या बाल होते हैं। आप देखे होंगे नाक से हमारा ऑक्सीजन प्रवेश करती है, अंदर जाती है, और नाक में बाल होता है। क्या होता है, नाक के अंदर बाल होते हैं, और बाल जो होते हैं हमारे वायुमंडल के या और कई सारे चीज के धूल कण जो होते हैं उसको अंदर जाने, शरीर के अंदर जाने से रोकती है, यही पे गेट बंद कर देती है। और यहाँ पर आपको पता है कि अगर ऊपर चढ़ भी जाए तो यहाँ पर चिपचिपा द्रव होता है, वो जाकर के फिर रोक लेती है। यहाँ से अगर गुजर जाए, पहले अगर मान लीजिए गेटमैन से अगर बॉडीगार्ड से गुजर जाता है तो अंदर जाकर के वो अंदर जाकर के फंस जाता है, यानी कि अंदर ज्यादा अंदर जो है दिमाग पर चढ़ने ही नहीं देता। तो इसलिए समझिएगा नासा प्रवेश जो होते हैं, नासा छिद्रों जो है वायु में प्रवेश करती है, वायु प्रवेश करती है, और इस क्षेत्र में, यानी कि इस नासा छिद्र में, यानी कि नाक में के भीतर में रोम या बाल होते हैं, जो धूल कण के तथा सूक्ष्म जीवों को शरीर के अंदर जाने से रोकती है। शरीर के में अंदर जाने से क्या करती है, ये रोकता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे नासा छिद्र का काम जो हमारा नाक का काम हो गया। आगे समझेंगे, ये नाक के जो ऊपर वाला जो शीर्ष होता है इसको हम लोग बोलते हैं, नाक के जो ऊपर वाला शीर्ष होता है तो इसको हम लोग नासा कपाट कहते हैं। और अगर देहाती भाषा में अगर समझाएं तो इसको हम लोग बनास कहते हैं। क्या कहते हैं, बनास। कभी कभी नाक पर अगर कोई मार दे तब देखिएगा नाक में से यहाँ से खून गिरना शुरू होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि बनास फूट गया। क्या फूट गया, बनास फूट गया। और ये नासा कपाट को ही हम लोग बोलते हैं बनास खुलना या बनास फूट जाना। बहुत ही टुनुक चीज होता है ना, इतना मतलब कह सकते हैं कि सुकवार होता है ना, कि इसको तनी से चोट लगता है ना तो बिल्कुल खून आपका निकलना चालू हो जाता है। तो ये नासा कपाट का काम होता है। अगर बात करें तो नासा कपाट यह नाक का पिछला भाग है। नासा कपाट जो है यह नाक का कौन सा भाग है, ये पिछला। नाक जो हमारा यहाँ से शुरू होता था, नाक का अगला कपाट को नासा छिद्र बोलेंगे, और नाक के पिछला भाग को हम लोग नासा कपाट कहते हैं। और इसमें चिपचिपा द्रव पदार्थ जो होता है, चिपचिपा द्रव यानी कि चिपचिपा पदार्थ होता है जो म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चिपचिपा द्रव, जिसको हम लोग कहते हैं, कोई डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारा जो नाक बहता है तो नेटा जिसको कहते हैं हम लोग, तो ये आपका यहाँ पर मौजूद रहता है। जो हम लोग सांस लेंगे और जो सूक्ष्म जीव होते हैं या धूलकर होते हैं तो नाक के बाल से अगर होकर के गुजर जाए, अंदर अगर चला जाए तो वहीं जाकर के फंस जाता है। कहाँ, ये जो नेटा जिसको हम लोग बोलते हैं चिपचिपा द्रव, उस पदार्थ के पास जाकर के फंस जाता है। और नासा कपाट के पास में कहता है कि
ओल फैक्ट्री लोब होते हैं। ओल फैक्ट्री क्या होते हैं? लोब पाया जाता है। ओल फैक्ट्री लोब एक ऐसा चीज है जो हमारे जब कोई चीज के सूंघनिया लेते हैं, जब सूंघते हैं उसको, तो सुगंध को दर्शाता है, यानी सुगंध बताने का काम करता है। तो यह जो है जो सुगंध का एहसास कराता है कि कोई सुगंध हमें अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, किसी के घर में खाना स्वादिष्ट या टेस्टी बना होता है तो उसमें भी हमको सुगंध ही पता चलता है, ताकि हम लोग उसके अंदर मतलब क्या कर सके, उसको खाने का मन चाहा जी जी ललचना शुरू करता है सिर्फ सूंघ करके, है ना। तो ये आपका करता है, या कोई परफ्यूम वगैरह जो है, सेंट वगैरह हो, तो उसको हम लोग सूंघ करके उसको मतलब महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारे नाक में वो चीज होता है, किसको? ऑल फैक्ट्री लोब, है ना। आगे अगर बात हम लोग करें तो यहाँ पर समझेंगे कि ये आपका ग्रसनी है। क्या है? एक ग्रसनी है, बिल्कुल याद रखेंगे, एक ग्रसनी है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको फायरिंस बोलते हैं। अब ये फायरिंस जो है, ग्रसनी जो है, जिसको हम लोग वायु नासिका छिद्रों से, वायु यानी कि हमारा जो नाक के छिद्र से जो वायु है, हवा जो है, ये ग्रसनी में जाता है, यानी कि यहाँ पर जो भाग होता है यहाँ पर जाता है, ग्रसनी में आती है, और इसी मार्ग से भोजन और वायु दोनों आता है। इसी मार्ग से क्या आता है? भोजन भी आता है। भोजन मतलब कि खाने वाला जो खाना खाते हैं ये भी यहाँ पर आ जाता है, और वायु भी आ जाता है, दोनों यहाँ पर आकर के मिलता है। कबो कबो ऐसा होता है कि ये जो पड़ी एक लुटकुन की तरह हम कह सकते हैं, कि लुटकुन की तरह, जैसे देहाती भाषा में बोला जाता है लुटकुन, या ये यहाँ पर एक छोटा होके एक अथी होता है ना, ये खुलने खाना खाते हैं तो भोजन की तरह खुल जाता है, बिल्कुल इस तरह से कह सकते हैं आप, कि नीचे से बिल्कुल एक ही चीज होता है, नीचे से क्या होता है? एक ही चीज, ऊपर से दुग होता है। अब यहाँ पर एगो अथी चीज होता है ना, इस तरह से अगर मान लीजिए इधर खुल गया, ये बिल्कुल एक ही को होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगर इधर खुल गया तो जब इधर मतलब ऐसा होता है, देखिए अगर बात करें तो ये यहाँ पर ऐसे, अगर इधर चला गया तो मतलब हम भोजन करेंगे तो वो इधर चला जाएगा, और ये जो सांस लेते हैं ये थोड़ा सा कुछ देर के लिए रुक जाता है। और जब हम लोग भोजन कर लिए, क्या कर लिए? भोजन कर लिए, तो भोजन कर लेने के बाद ये इधर से आकर के बंद हो जाता है, और इधर वाला नाक वाला चीज खुल जाता है, और नाक से हमारा जो सांस है जो हमारा अंदर प्रवेश कर पाता है, और ये बिल्कुल भोजन वाला चीज रुक जाता है। लेकिन कबो कबो ऐसा होता है, आप कभी सुने होंगे या देखिएगा, कभी कभी आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते मोबाइल देखना शुरू कर दिए, मोबाइल पर ध्यान आपका चल गया, ठीक है, खाना मुंह में खा रहे हैं, खाते खाते कोई कोई सड़क जाता है, जिसको कहते हैं ना सड़क जाना, तो भोजन जो है वो नाक के माहे, हमारा नाक की तरफ से भात का कोई कण होता है, वो नाक माहे निकलता है नेटा की तरह, आप खांसते खांसते रह जाइएगा, यानी ऊपर चढ़ा जाता है भोजन। तो इसके वजह से ये बिल्कुल, जब कोई चीज दूसरे चीज आप सोचना शुरू कीजिएगा, आपका दिमाग में कुछ और चल रहा है, हम दिमाग में सोच रहे हैं कुछ और चीज, खाना खा रहे हैं, तो ये आपका एने से मुड़े की वजह से एने मुड़ जाता है, जिसके वजह से कहाँ चढ़ जाता है? ऊपरे चढ़ जाता है। अब ऊपरे जब चढ़ जाएगा तो वही गड़बड़ कर जाता है, जो हमारा नाक के द्वारा पानी गिर जाता है, पानी पीजिए तो सड़क जाइएगा, तो आपका नाक के द्वारा पानी गिरना शुरू हो जाएगा, चावल के दाना गिरना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से, या कबो कबो आप खाना खा रहे हैं और किसी दूसरा के ख्याल में खोए हुए, आप सोच रहे हैं कुछ और, खाना खा रहे हैं, इन्हें हो जाता है गड़बड़, अब उसका ध्यान हो जाता है उधर, जो ध्यान भटकने की वजह से ये आपका हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और ये सावधानी हटेगा दुर्घटना घट जाएगा। इसलिए खाना खाइए तो बिल्कुल पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए आप लोग खाना पे, तब जाकर खाना खाइए। मोबाइल वोबाइल जो चलाते हैं तो मोबाइल वोबाइल साइड में रख करके और खाना खाया कीजिए, वो आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा, फायदा करेगा। आगे अगर हम लोग बात जाने तो यही जो हम अब बताए, लैरिंग्स के बाद जो स्वर तंत्र, यहीं पर एक भाग होता है जिसको हम लोग स्वर तंत्र बोलते हैं, जिसको हमारा यहाँ पर जो गिल्टी की तरह होता है ना, ये उठा हुआ, यही आपका स्वर तंत्र है। अब कहता है कि यह है ग्रसनी के नीचे पाया था, ग्रसनी मतलब ये ग्रसनी के क्या पाया था? नीचे पाया था, यहाँ से आवाज निकलने के में सहायक होता है। यहीं से क्या निकलता है? आवाज निकलता है, जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहा जाता है। इसी को क्या कहेंगे? वॉइस बॉक्स, यानी कि आवाज निकलने का काम करता है। इस बॉक्स से आवाज निकलता है, जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं। और ये जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का हो या लड़की किशोरा अवस्था में जाता है, तब जाकर के यहाँ पर वॉइस चेंज होता है। उससे पहले लड़का हो या लड़की, सबका आवाज सेम एक बच्चा की तरह आता है, यानी कि एक लड़की की आवाज ही होता है। लेकिन जब किशोरा अवस्था में आप प्रवेश करने लगिएगा तो ये आपका खुलना शुरू हो जाता है, और तब जाकर के एक लड़के की आवाज जो होता है, लड़की की आवाज यानी बच्चा की आवाज से वो एकदम फटल बांस या भैंसा की आवाज की तरह निकलना चालू होता है। तो ये बात समझेंगे। आगे अगर हम लोग समझे तो ये देखेंगे, यहाँ पर नोट पॉइंट, मेन पॉइंट आपका आता है, जो आपको लैरिंग्स यानी कि ये जो स्वर बॉक्स है ना, यहीं पर जो लुटकुन के बारे में बताए थे, ये आप समझिएगा। कहता है कि लैरिंग्स
पर एक कपाट पाया जाता है। लैरिंग्स पर एक क्या पाया जाता है? कपाट। जो भी बताए थे कि भोजन जो हम लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, एक अथी होता है जो आपको अथी गेट को बंद करने का काम करता है, वही कपाट पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? एपिग्लोटिक्स कहते हैं। इसी जो अथी होता है, जो गेट बंद करने वाला, जो खोलने वाला काम करता है, इसी को हम लोग एपिग्लोटिक्स कहते हैं। इस अंग्रेजी में भी यही कहते हैं, एपिग्लोटिक्स, है ना, कहते हैं। कहता है कि जब हम कुछ निगलते हैं, खाना खाते हैं तो कुछ निगलते हैं, तो एपिग्लोटिक्स होता है वो बंद हो जाता है। क्या होता है? एपिग्लोटिक्स होता है, ये सांसी वाला में बंद हो जाता है और भोजन को जाने देता है। और कहता है कि और भोजन को श्वास नली में जाने देता है, भोजन को श्वास नली के द्वारा जाने देता है। और जब कभी एपिग्लोटिक्स अगर खुला के खुला रह जाए, तो वही भोजन जो है ये सांस नली में चला जाता है, जिससे हमें हिचकी आना शुरू होता है। और हिचकी आता तो कोई माथा अथी करता है और साथ में कहता है कि पानी पी लो थोड़ा, नहीं तो अथी हो जाओगे। तो वही कहता है कि हिचकी आना शुरू होता है, और ये एपिग्लोटिक्स के कारण होता है। और इसका नियंत्रण जो है कौन करता है? मेडुएला और मांटलांगा करता है ना। तो बिल्कुल याद रखेंगे, मेडुएला क्या करता है? अब लांगाटा करता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा, इसका नियंत्रण करता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो 5वां नंबर में आता है श्वास नली। अब श्वास नली को हम लोग कहते हैं क्या? ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। अब ये क्या होता है, देखिए श्वास नली के बारे में, तो जो गले में स्थित स्वर तंत्र, गला में जो स्थित स्वर तंत्र है, जो आपका स्वर तंत्र है, इसको हम लोग लैरिक्स कहते हैं, अंग्रेजी में लैरिक्स कहते हैं। तो कहता है स्वर तंत्र को फेफड़े से जोड़ती है, यानी कि इसी को फेफड़ा से जोड़ने का जो पंप करता है, तो ये श्वास नली है, यही आपका सांसनी है। क्या है? सांसी है, जिसको हम लोग सांसी या श्वसनली कहते हैं। क्या बोलते हैं? सांसी या श्वसनली कहते हैं। और इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर जाता है, यानी इसी के द्वारा वायु है, हवा जो है, ये हमारे फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है। और जो ट्रैकिया के चारों ओर, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के चारों ओर एक घुमावदार नरम हड्डी होता है बाबू, जो सुरक्षा परत होता है। ये घुमावदार नरम क्या होती है? हड्डी होती है, जिसको हम आप ऐसा अगर देखिएगा तो यहाँ पर आपको घुमावदार हड्डी मिलेगा, जो गोले में स्प्रिंग की तरह घुमा हुआ आपको मिलता है। और जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। और ट्रैकिया के आगे जाकर के ये 2 शाखा में बढ़ जाती है। ट्रैकिया जब जाता है तो आगे जाकर के ये 2 शाखा में बढ़ जाते हैं, एक इधर बड़ा शाखा है, एक इधर बड़ा शाखा, 2 शाखा में बढ़ जाता है। 2 शाखा में क्या होती है? ये बढ़ जाती है, और जिसे बोंकाई कहते हैं। और आगे जाकर के बोंकाई जो है कई शाखाओं में टूट जाते हैं। आगे जाकर के ये 2 शाखा में तो टूटा ही टूटा, 2 शाखा में एक शाखा इधर से और एक शाखा इधर से, और यही एगो बोंकाई होता है। और बोंकाई जाकर के कई सारे शाखाओं में, यानी कई सारे ब्रांचों में विभक्त हो जाते हैं, बट जाते हैं। और इसी जो बटे हुए ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोकियोलोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोकियोलेस कहते हैं। तो ये बिल्कुल बात याद रखिएगा। आगे के अगर अगला पॉइंट हम लोग समझे तो ये देखेंगे फेफड़ा, जो सबसे आपके लास्ट के थोड़ा सा ऊपर वाला काम आता है, आपका फेफड़ा। फेफड़ा का होता है जो हम लोग लंग्स, यानी कि हमारा जो चैम्बर वाला भाग है, इस फेफड़ा, तो ये मानते हैं कि यह मानव के बच्च गुहा में पाया जाता है। मानव के बच्च गुहा मतलब ये समझिए कि हमारा जो सीना, चेस्ट है, चेस्ट के जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे दिखिएगा ऐसे अगर टो करके, तो यहाँ पर हड्डी की तरह दोनों तरफ से रहता है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बच्च गुहा कहते हैं। इसके अंदर वाले जो खाली स्थान, इसको बच्च गुहा, इसी खाली स्थान में आपका फेफड़ा पाया जाता है, यानी बच्च गुहा में पाया जाता है। कहता है जिसका आधार डायफ्राम होता है। इसका आधार कौन होता है? डायफ्राम, यानी डायफ्राम पर ये टीका रहता है, रुका हुआ रहता है। कहता है कि यह मानव के मुख्य श्वसन अंग है। ये मानव का मुख्य श्वसन अंग है जो फेफड़ा है। इसकी अगर बात करें तो इसकी संख्या 2 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एक इस तरफ होते हैं और एक इस तरफ होते हैं, यानी इसकी संख्या 2 होते हैं। फेफड़ा का अगर बात करें तो फेफड़ा पिल्युलर झिल्ली द्वारा ढका हुआ रहता है, और फेफड़े को फुफ्फुस भी कहते हैं। फेफड़े को क्या कहते हैं? फुफ्फुस भी कहते हैं। और कहता है कि फेफड़ा रक्त में, यानी कि फेफड़ा जो है वो रक्त में, यानी कि ब्लड में, खून में ऑक्सीजन को मिला देती है। फेफड़ा में आपको पता होना चाहिए कि फेफड़ा ही है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुफ्फुस कहते हैं। और फेफड़ा में ऑक्सीजन जाकर के मिलती है, और इसी को हम लोग, इसी के कारण से इसे हम रक्त के शुद्धिकरण स्थान भी कहते हैं। और इससे रक्त की शुद्धिकरण आपका क्लियर होता है। रक्त की शुद्धिकरण कहते हैं जहां पर रक्त में फेफड़ा ऑक्सीजन मिला, यानी ऑक्सीजन है जो रक्त में मिलता है, तो समझिए कि रक्त में मिला, हीमोग्लोबिन के साथ में जब मिल गया, तो इसी को कहेंगे
जाएंगे रक्त का शुद्धिकरण करना। ब्लड को ऑक्सीजन के साथ में मिलना ही क्या कहलाता है? शुद्धिकरण कहलाता है। अर्थात रक्त फेफड़ा में जाकर के शुद्ध होता है। रक्त है, ब्लड है, वो कहाँ जाकर के शुद्ध होता है? फेफड़ा में जाकर के शुद्ध होता है। सारे ब्लड जो इधर उधर का जितना ब्लड है वो सारा जाकर के शुद्धिकरण होने के लिए कहा जाता है? फेफड़ा में। एक बार यानी कि सारे ब्लड बिल्कुल चालू होता है, रुका हुआ नहीं, कहीं पर ब्लड नहीं रहता, जाम नहीं रहता है। सारा ब्लड एक दूसरे से इधर से उधर, इधर से उधर घूमते रहता है और सारा ब्लड एक बार जाकर के इससे मिलता है, किससे? फेफड़ा से, और यहाँ पर जाकर शुद्ध होता है और फिर जाकर के इधर उधर घूमते रहता है और फिर जाकर के घूमने के बाद फिर जाकर के यहाँ पर यानी कि एक बार एकदम घूमते रहता है ना। तो एक बार आपको यहाँ पर जाएगा और लंग्स में यानी फेफड़ा में, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में मिलता है और मिल करके और ये शुद्धिकरण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जाकर के इधर जाता है तो इसको ईंधन के रूप में जलता है, यानी कि दूसरे चीज बनाता है, ऊर्जा प्रदान करता है कोशिका के साथ में, और फिर जाकर के एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जाकर के यहाँ पर लंग्स में जाकर के बिल्कुल अलग हो जाते हैं, यानी कि बढ़ जाते हैं और बटने के बाद हमारे नाक की ओर बाहर निकल जाता है। और पूरी प्रक्रिया अगर जाने हम लोग तो ये कहेंगे वायु कोष्ठक, क्योंकि हम लोग आज जो है ये परिवहन नहीं पढ़ेंगे, परिवहन जो है अगला भाग में पढ़ेंगे, तो बिल्कुल अगला टॉपिक में परिवहन पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम लोग श्वसन के बारे में, क्रिया बारे में जानेंगे, तो बिल्कुल पूरी तरह से जानेंगे कि वायु कोष्ठक। अब वायु कोष्ठक यानी कि एल्वियोली जो है इसके बारे में अगर जाने तो देखिए ब्रांकोलिक। अब ब्रांकोलिक क्या है? ये सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है, इसके सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है जिसे वायु कोष्ठक कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? वायु कोष्ठक कहते हैं। वायु कोष्ठक कहते हैं, कहता है कि वायु कोष्ठक गैसों का विनिमय यानी कि एक्सचेंज करता है, यानी कि मतलब एक्सचेंज मतलब ये ऑक्सीजन वाला निकाल, कार्बन डाइऑक्साइड वाला निकाल करके और ऑक्सीजन वाला उसमें भरता है, यानी एक्सचेंज करता है ना, एक्सचेंज करने का कार्य करता है। कहता है वायु कोष्ठ में रक्त कोशिकाएं आती है। वायु कोष्ठ में कौन सा कोशिका आती है? रक्त वाली कोशिकाएं होती है, वो आती है। और तथा रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन यानी एचबी यानी हीमोग्लोबिन कहता है होता है। वायु रक्त के अंदर यानी ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जो वायु के ऑक्सीजन का अवशोषण कर लेती है। वायु के ऑक्सीजन होता है उसको अवशोषण करता है और ऑक्सीजन करके ऑक्सीकरण अवशोषण करके और कोशिकाओं में पहुंचाता है। किसमें पहुंचाता है? कोशिकाओं में पहुंचाता है। और यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है। यह ऑक्सीजन जो है किसको तोड़ता है? ग्लूकोज को तोड़ता है, जिसके फलस्वरूप CO2 निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? CO2 गैस निकलता है। जब यह तोड़ता है तो तोड़ने के समय में CO2 गैस निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता है। किसको देता है? CO2 जो निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को देता है, और HB यानी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को बांध लेता है और बांध करके पुनः वायु कोष तक वापस ले आता है। और जब ले आता है और इसी को हम सांस के रूप में छोड़ते हैं। कहता है कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो यानी निश्वास करते हैं, निश्वास मतलब ये यानी सांस को बाहर निकालते हैं, तब जाकर के CO2 यानी बाहर निकल जाता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर छोड़ते हैं। और यह जो प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, यानी कि श्वास लेना कहते हैं, है ना। तो ये आपका श्वसन का पूरा प्रक्रिया जो है ये 7 क्रमों में यानी 7 चीज से होकर के गुजरा और ये गुजर जाता है। और ये जाकर के कहा होता है हमारे नाक के द्वारा जैसे आया था वैसे ही करके ये बाहर चला जाता है, वायुमंडल में सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है। ये हमारा कुछ बात था। आगे अगर बात हम लोग करें तो यहाँ पर ये समझेंगे कि देखिए जब वायु कोष्ठक जाम हो जाता है, वायु कोष्ठक क्या हो जाता है? जाम हो जाता है, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? निमोनिया कहते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो एक कोष्ठक जब जाम हो जाती है और इसी बीमारी को हम लोग निमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? निमोनिया। किसी को अगर निमोनिया होता है तो वायु कोष्ठक जाम हो जाती है। और ये टीबी के नाम का एक रोग होता है, तो टीबी नाम के रोग में वायु कोष्ठक में छेद हो जाता है। जो छेद का 12 भाग है तो वायु कोष्ठक में छेद हो जाता है, जो टीबी के बीमारी वाले रोगी में होता है। और अगला अगर एक नोट पॉइंट है, जो जब वायु कोष्ठ पर बलगम जम जाता है, क्या जम जाता है? बलगम यानी परत की तरह जम जाता है, तो इसी को हम लोग दम्मा का रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? दम्मा। यानी कोई खा करते पूरा ज्यादा खा करता तो समझिए कि उसको दम्मा का बीमारी हो गया है, तो उस पर दम्मा यानी कि बलगम जम जाता है, तब जाकर के दम्मा का रोग हो जाता है, दम्मा का बीमारी हो जाता है। आगे अगर जाने तो ये जानेंगे दूसरा नंबर कि कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। अब ये पॉइंट जो आता है, आप बिल्कुल बाह्य श्वसन हम लोग जान गए, है ना, बाह्य श्वसन जो था वो हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे क्या? सेलुलर रिस्पायरेशन। अब इसमें क्या होता है? तो कोशिकाओं में
कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज भोजन से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज जो है भोजन से हमें प्राप्त होती है, जो टूटने के फलस्वरूप यानी टूटने के बाद ये ऊर्जा प्राप्त होता है। यानी क्या क्या देता है? ऊर्जा हमें देता है। और यही जो ऊर्जा है, यही ऊर्जा प्राप्त होता है, और ये ऊर्जा प्राप्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ऊर्जा प्राप्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और अगर हम लोग बात करें कोशिकीय श्वसन की बात, तो देखिए ये आगे कहता है कि यह क्रिया कोशिकाओं के भीतर होता है। ये कोशिकीय श्वसन जो होता है, यह काम जो होता है कोशिका के भीतर होता है, यानी अंदर होता है। इसीलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कोशिका के भीतर होता है, इसीलिए इसे कोशिकीय श्वसन, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है श्वसन, बिल्कुल याद रखेंगे, श्वसन कहलाता है ना। तो श्वसन आपका होता है। आगे अगर बात करें तो इस क्रिया के दौरान यानी इस क्रिया के समय मुक्त होने वाली जो ऊर्जा होता है एटीपी नाम के रूप में ये क्या होता है? टूटता है। एटीपी के नाम के रूप में ये आपका संग्रहित होता है, यानी जमा कर लिया जाता है और जमा करके रख लिया जाता है, जिसका उपयोग सजीव अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं में करता है। जीव जो है अपने अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग जैविक क्रिया में, अलग अलग कोई काम में इसका एटीपी के रूप में आपका करता है। आप बिल्कुल याद रखेंगे, हमारे शरीर का ऊर्जा कहाँ संग्रहित होता है? एटीपी के रूप में माइक्रोकॉन्ड्रिया में संग्रहित रहता है। कहाँ संग्रहित रहता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संग्रहित रहता है। और ये बात हम लोग बिल्कुल अगर जाने तो देखिए, आंतरिक श्वसन जो होता है यहाँ पर और बाह्य श्वसन दोनों बात आप समझिएगा। अब एकरा में आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन दोनों श्वसन होता है। कहता है कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन के उपस्थिति में के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। एक होता है कि आंतरिक मतलब अवायवीय श्वसन है, एक होता है वायवीय श्वसन। एक होता है वायवीय श्वसन, क्या होता है? अवायवीय श्वसन। अब अवायवीय श्वसन को क्या बोलते हैं? एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, और वायवीय श्वसन को एरोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे। अब एरोबिक रिस्पायरेशन और अनारोबिक रिस्पायरेशन जो होता है, ये दोनों की बात समझिए। यहाँ से आपका क्लियर, नाम से पता होना चाहिए। वायवीय जो वायु के उपस्थिति में श्वसन होता है उसे वायवीय श्वसन, अवायवीय जो वायु के उपस्थिति में श्वसन नहीं होता उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब इसका परिभाषा से हम लोग समझे तो देखिए, पहले अवायवीय श्वसन आप समझेंगे। तो अवायवीय जो श्वसन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे। और यह कोशिका के द्रव यानी कोशिका के द्रव में होता है। कौन द्रव में होता है? कोशिका द्रव में होता है। कहता है कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति मतलब बिना ऑक्सीजन के जो श्वसन हो उसे हम लोग अवायवीय श्वसन कहेंगे, और जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में श्वसन हो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। तो बिल्कुल याद रखेंगे, अनाएरोबिक रिस्पायरेशन किसे कहेंगे? जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहेंगे। और जिसका बीज का अंकुरन या जीवाणु या तथा ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है। कोई अगर मान लीजिए कि चना का बीज हो या किसी भी प्रकार का बीज हो तो वहां पर सांस वो नहीं लेता, क्योंकि उसमें पत्ता होता ही नहीं है, न उसमें जड़ होता है, तो वहां पर अवायवीय श्वसन होता है। जब बीज कोई अंकुरता है, अंकुरने के साथ में या जीवाणु या कोई ईस्ट नाम के अगर जो जीव हो तो सारे सजीव में अवायवीय श्वसन होता है। कौन सा श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन, क्योंकि इसमें ग्लूकोज जो होते हैं 6 कार्बन परमाणु के होते हैं। ये ग्लूकोज जो होते हैं 6 कार्बन परमाणु का बना होता है ग्लूकोज। हम जानते हैं C6H12O6 करके, C6H12 और O6। यहाँ पर आप देखिए कार्बन जो इसमें कितना होता है, एक ग्लूकोज में कार्बन आपके कितने होते हैं? 6 होते हैं, जो विघटित होता है यानी कि टूटता है। विघटित होना मतलब टूटता है पाइरूवेट अम्ल के 3-3 परमाणु में, यानी 6 कार्बन है जो 3-3 कार्बन यानी कि 3-3 कार्बन के रूप में क्या होते हैं? ये टूटते हैं। और जब देखिए एक बार जब 3 कार्बन जब टूटेंगे तो ये समझिए कि यहाँ पर एक एटीपी बना। कितना एटीपी बना? एक एटीपी। और 2 बार टूटा तो 2 एटीपी यानी एक एटीपी फिर से बनेगा। अब एक एटीपी और एक एटीपी 2 एटीपी का निर्माण होता है। कितने ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है? ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में संचित होता है, और यहाँ पर 2 एटीपी का ऊर्जा बिल्कुल संचित होगा। काची में? ये आपका अवायवीय श्वसन में। बिल्कुल याद रखेंगे, अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी के
जो रूप में ऊर्जा आपका संचित रहता है। तो कहता है कि 3 कार्बन परमाणु होता है जिसके फलस्वरूप 2 गो एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी के रूप में निर्माण होता है? 2 एटीपी के रूप में निर्माण होता है। और आगे चलकर पाइरूवेट जो है अम्ल के विघटन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथानेल या लैक्टिक अम्ल में हो सकता है। ये आगे चल करके टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और इथानेल के रूप में ये आगे टूट सकता है। आगे अगर बात हम लोग करें तो ये बात याद रखेंगे, वायवीय शोषण। कौन शोषण? वायवीय शोषण। अब वायवीय शोषण को क्या बोलते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। अब यह जो होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। क्या होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। कहता कि यह माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है और ऑक्सीजन के उपस्थिति में होने वाला यह श्वसन है जो वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन। और इसका जो है ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कहाँ संपन्न होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। वायवीय श्वसन माइक्रोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है और अवायवीय श्वसन जो कोशिका में संपन्न होता है। अगर बात करें इसके आगे के तो इसमें पाइरूवेट अम्ल के रूप में पूर्ण अपघटन होता है, पूरा टूट जाता है। आप पूरा टूट के कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा यानी CO2 बनाएगा और H2O यानी कि जल बनाता है। और आपको बता दे कि ये जब अपघटित होता है यानी टूटता है तो कुल 36 एटीपी बनाता है। बिल्कुल याद रखेंगे, यहाँ पर कितना एटीपी बनाता है? 36 एटीपी। 36 एटीपी ये आपको एग्जाम में आने वाला ऑब्जेक्टिव होगा तो आपको पहले से याद रखना पड़ेगा। वायवीय श्वसन में 36 एटीपी का निर्माण होता है और अवायवीय श्वसन में आपका 2 एटीपी का निर्माण होता है। तभी बिल्कुल आपको बात याद रहेगा। बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आप लोग को। ये अवायवीय श्वसन में वायवीय और ये आपका वायवीय श्वसन है ना। वायवीय श्वसन में 36 एटीपी के रूप में टूटेगा और अवायवीय श्वसन में आपका 2 एटीपी के रूप में टूटता है। और ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि जब कोई व्यक्ति भूखा रह गया, मान लीजिए एक आध दिन खाना कम खाया या एक आध दिन वैसा होता है कि टाइम से लेट यानी जो टाइम पर मान लीजिए कि 8 बजे हम लोगों को खाना खाना होता है, 8 से 9 के बीच में खाना खा लेना चाहिए। तो खाना खाने का टाइम होता है 8 से 9 या कभी कभी 10 बजे तक भी आप खाना खा सकते हैं। लेकिन आपका जब टाइम से लेट होने लगता है तो आपके जो पेट में देखे होंगे कि बिल्कुल क्या होता है? चुभने लगता है। और जब चुभने लगता है तो यही एटीपी जो है वो काम करना शुरू करता है। एटीपी जाकर के वहां पर मदद करता है आपको भूख को मारने के लिए। तो ये आपका काम करता है कौन? वायवीय श्वसन में। लेकिन अवायवीय श्वसन में इसको तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ता, इसको तो कोई भोजन की जरूरत नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आपका ये दो एटीपी बचा, ये आपके शरीर का कहीं पर कटल छटल ये सब के लिए काम करता है, ना कि भोजन के लिए। क्योंकि ये भोजन वैसे आप इधर उधर से जो छीन के खा लेता है ना। आगे अगर बात करें तो आगे हम लोग जानेंगे। अब नोट पॉइंट इसका आता है, नोट पॉइंट समझिएगा। कहता है आंतरिक श्वसन यानी कोशिकीय में होता है। कोशिकीय यानी कि आंतरिक श्वसन कोशिका में होता है और बिल्कुल बाह्य श्वसन जो होता है हमारा फेफड़ा में, लंग्स में होता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, आंतरिक श्वसन कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप हम सांस नहीं लेते हैं। आंतरिक श्वसन में हम सांस नहीं लेते हैं बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। और फेफड़ा में होने वाले श्वसन को बाह्य श्वसन और जबकि कोशिका में होने वाले श्वसन को आंतरिक श्वसन कहते हैं। ये आप 2 पॉइंट बिल्कुल याद रखेंगे। जो फेफड़ा में होने वाले श्वसन को बाह्य श्वसन और कोशिकाओं में होने वाले श्वसन को क्या बोलेंगे? आंतरिक श्वसन कहते हैं। और हमारे शरीर में होने वाला जो श्वसन होता है इसी को हम लोग वायवीय श्वसन कहेंगे। क्या बोलेंगे? वायवीय श्वसन, जिसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, है ना। तो बिल्कुल आपको इतना याद रखना पड़ेगा। और आगे अगर हम कुछ पॉइंट और जाने तो देखिए एटीपी के बारे में जानेंगे। तो एटीपी के पूरा नाम अगर बात करें तो एटीपी के पूरा नाम क्या होता है? एडेनोसिन। कहता है एडेनोसिन ये ट्राइफॉस्फेट होता है ना। एडेनोसिन कहता है ट्राइफॉस्फेट होता है, जिसका अर्थ होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एक विशिष्ट यौगिक है। यह क्या है? विशिष्ट यौगिक है। कहता है जो सभी जीव के कोशिका में ये ऊर्जा का वाहक या संग्राहक होता है। वाहक मतलब वाहन करती है और संग्राहक मतलब जमा करती है। तो एटीपी जो है ये ऊर्जा का संवाहक होता है और वाहक भी आप कह सकते हैं कि ये ऊर्जा लेन देने का भी काम करता है
हैं और ऊर्जा को जमा करके, यानी कह सकते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा का जो वाहक करती है, यानी ऊर्जा का जिसको कहते हैं कि ग्रह होता है, जिसको पावर हाउस आप कह सकते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा का पावर हाउस, यानी पावर हाउस को किसको कहेंगे? पावर हाउस कहाँ स्थित होता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। पावर हाउस कहाँ होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। या पावर ग्रिड कहाँ होता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में। बिल्कुल आपको यह जीके में आएगा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आएगा। तो माइक्रो माइक्रोकॉन्ड्रिया में, है ना, माइक्रोकॉन्ड्रिया में बिल्कुल याद रखना पड़ेगा कि हमारे शरीर के अंदर पावर हाउस कहाँ होता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। किस चीज के रूप में होता है? तो बिल्कुल एटीपी के रूप में होता है, एटीपी के रूप में। और वायवीय श्वसन में एटीपी कितना टूटता है? 36 एटीपी जमा होता है, और अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी आपका रहता है। ये आपका क्लियर होता है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। आगे अगर कुछ बात हम लोग जाने तो ये देखेंगे, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी मतलब समझ रहे हैं, कबो कबो, यानी सब दिना ऐसा नहीं, कबो कबो कहता कभी कभी आप ज्यादा खूब तेज दौड़िए या खूब काम आप कीजिए तो हंफनी आ जाता है, ऐसा करके हंफना शुरू करते हैं, हंफने लगते हैं, और उस समय श्वास लेने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, हमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ता है, और उस समय यही वाला जो चीज होता है हमें काम करता है। सुनिए, कभी कभी अधिक भाग दौड़ या दौड़ने पर हमारी पेशी जो है, कोशिकाओं में क्या होता है? ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, और इस स्थिति में ऊर्जा प्राप्ति के लिए पाइरूवेट अम्ल की विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण। क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन रहता नहीं तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिल करके लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देता है, और जो लैक्टिक अम्ल जो होता है, यही कारण है कि हमारी पेशियां में दर्द होने लगता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बचा हुआ रहता है वो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, और इसी की वजह से हम लोग जब दौड़ते हैं तो हमारे घुटनों में या हमारे जो हाथ हो, कमर हो वगैरह, ये सब घेची वगैरह में दर्द शुरू होता है। और जब दर्द होने लगता है तो आपको बता दे कि आप जब सांस लेने लगिए, या आप खूब जोर जोर से सांस लीजिए, या आपका कोई अगर इधर दबाना शुरू कर दे या आपका मालिश करना शुरू कर दे, तो मालिश करने से वो चीज़ हट जाता है, और जिससे दर्द में हमें आराम मिलती है। कहता है कि आराम करने के लिए जब हम आराम करते हैं, जब हम क्या करते हैं, दौड़ना बंद कर दे और आराम करने लगते हैं, तो आराम करिएगा, या आपको कोई मालिश करना शुरू किया, आप खुद से जिस जगह पर दर्द हो रहा है उस जगह पर मालिश करना शुरू कीजिएगा, तो लैक्टिक अम्ल विघटित होता है, टूट जाता है, और टूट करके एथेनॉल तथा जल में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और जिसमें पेशियों में होने वाले जो दर्द है, ऐंठन है, वो खत्म हो जाता है, और हमें क्या मिलता है? आराम मिलता है। हमें क्या मिलता है? आराम मिलता है। ये आपका क्लियर चीज था। आगे अगर हम लोग बात करें तो ये देखेंगे, इसका चीज जो ग्लूकोज होता है, जिसमें 6 कार्बन होते हैं और कोशिका द्रव में होता है, ये ग्लूकोज 6 कार्बन जो कोशिका द्रव में होता है, और ये पाइरूवेट के रूप में 3-3 कार्बन के रूप में टूटता है। कितने कार्बन के रूप में? 3-3 कार्बन के रूप में, जिसमें 2 एटीपी आपका क्या करता है? ये आपका निकालता है। अब इसी में अगर जाने तो ऑक्सीजन को, ये हमारे अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जो एटीपी के रूप में जो टूटता है, ये अवायवीय श्वसन में होता है। और वायवीय श्वसन में आपको पता होना चाहिए कि 36 एटीपी आपको टूटता है। कितना? 36 एटीपी जो है के रूप में टूटेगा। तो ये आपका ईस्ट में होता है। साथ में ऑक्सीजन का अभाव होता है। जब हम दौड़ना शुरू करते हैं, ऑक्सीजन का अभाव होता है, तब ये हमारी पेशियों में, हमारे घुटने वगैरह जो है उसमें दर्द के भी पैदा करता है, इसी की वजह से। साथ में ऑक्सीजन के उपस्थिति, यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति होता है ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगा तो हमें वायवीय श्वसन होता है, और इसी में 36 गो एटीपी के क्या करता है? निर्माण होता है। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी वायवीय श्वसन होता है, तब जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल और साथ में ऊर्जा का निर्माण करता है। तो ये हमारा यहाँ तक आपका क्लियर रहा। इसके बाद का जो क्लास होगा हम लोग क्या, तो यह परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, और परिवहन में आपका दिल के बारे में बहुत सुकून से पढ़ने के लिए मिलेगा कि दिल में ब्लड है जो किस तरह से आदान प्रदान और किस तरह से इस तरफ से उस तरफ, यानी कि हमारे जो ब्लड के साथ में ऑक्सीजन किस तरह से काम करता है, ये सारे चीज हम लोग अगले पार्ट में, अगला वीडियो में देखेंगे। उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।